नाजरीन, सामीन, आदाब, नमस्कार। मैं उज़्मा जाफ़री आप सबका जश्न अदब की जानिब से जश्न अदब के इस मंच से पुरखुलूस खैर मक़दम करती हूँ। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रंजीत का, जो हर बार मुझे पूरे सीज़न का बेहतरीन सेशन करने को देते हैं, जिसमें बेहतरीन शख्सियात एक अदना सी इंसान को वो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मंच शेयर करने का मौका देते हैं। इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ रंजीत की और जश्न अदब की। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत। सेशन जिसका नाम है गीत जो बन गए धड़कन, उसमें आज हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। समीर अंजान साहब इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके गीत खुद बोलते हैं या यूं कहें कि सर चढ़ कर बोलते हैं। आपने 650 फिल्मों में 650 से ज़्यादा फिल्मों में तकरीबन 3500 सॉन्ग से ज़्यादा गानों के लिए लिरिक्स लिखी और गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। फेमस लिरिसिस्ट समीर अंजान साहब का ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे साथ थिएटर, टेलीविज़न और फिल्मों का एक जाना माना नाम इस वक्त बैठे हुए हैं। यशपाल शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरा पसंदीदा काश राजपाल यादव होता यहाँ। तो मेरा जो पसंदीदा आपका कैरेक्टर है सर, वो लगान में रहा है। आगे इस कैरेक्टर पे भी बात होगी और लगान मूवी के बारे में भी बात होगी। एक बार फिर से खूब सारी तालियों के साथ स्वागत करेंगे यशपाल जी का। निरुपमा कोटरू जी हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। कुछ समय पहले तक आप जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रही हैं। इससे पहले आप डायरेक्टर फिल्म्स रह चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। आपकी लिटरेचर और पोएट्री में ख़ास रुचि है। 30 आर्टिकल्स आपने फिल्म्स और फिल्म म्यूज़िक पर लिखे हैं। मैम, बहुत इस्तकबाल आपका पुरखुलूस खैर मक़दम जश्न अदब के इस मंच पे। सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आज के सेशन का उन्वान है गीत जो बन गए धड़कन, तो ये जो गीत हैं ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्मों की धड़कन है। समीर जी, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं हिंदी सिनेमा को बिना इस धड़कन के? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अभी तक इतना सब्र बना के आप बैठे हुए हैं और हम लोगों को सुनना चाहते हैं। और जो सवाल आपने मुझसे किया, मैं तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानूंगा कि फिल्मों को कभी भी गीतों के बगैर देखा जा सकता है। फिल्मों को क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जैसा कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक गीत ही गीत है, तो जो चीज़ हमारी रगों में है, जो चीज़ हमारे लहू में है, जो हमारी रूह में जो चीज़ है, उसको निकाला नहीं जा सकता। उसमें बदलाव मुमकिन है, कुछ तब्दीलियां होती रहेंगी, मगर अगर आप ये सोचें कि फिल्म कभी ऐसी इमेजिन की जाए कि फिल्म में म्यूज़िक हो ही नहीं, ऐसी सोच मैं तो नहीं रखता। क्योंकि मैं तो पैदा ही हुआ हूँ गीत लिखने के लिए और मैं दुआ करता हूँ कि कभी वो वक्त आए भी नहीं कि लोगों को ये दिन देखना पड़े। जो डर आजकल लोगों में कहीं ना कहीं है, ये जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है, कहीं ना कहीं गीत और संगीत को लोग दरकिनार कर रहे हैं और उसका हर्जाना भी उनको भुगतना पड़ रहा है। मगर अब धीरे धीरे वो रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ के बारे में। मुझे नहीं लगता कि कभी भी फिल्मों को बिना गीतों को देखा जा सकता है। उज़्मा, ये सवाल मुझे वाकई बहुत पसंद है क्योंकि मुझे तो गीत बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा समीर जी ने कहा है, हमारे कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। हर मौके के लिए हमारे यहाँ गाने होते हैं। बच्चे के पैदा होने से, शादी हो, हर तरह के विरह गीत होते हैं और मौसम के हिसाब से गीत हैं। क्लासिकल म्यूज़िक हमारा इतना बढ़िया है, फोक म्यूज़िक है, हर तरह का संगीत तो हमारे अंदर एकदम धड़कन में बसा हुआ है। सेलिब्रेशन जोड़ा जाता है। बिल्कुल। तो और फिल्मों में समीर जी तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हुए हैं। तो फिल्मों में तो हमारी जो फिल्मों की ताकत है संगीत, हम अगर देखा देखी में नकल करने के जैसे हम लोग हॉलीवुड फिल्में देखें और सोचें कि भाई इसमें तो गाना नहीं है, तो हम भी मॉडर्न हैं, तो हम प्रोग्रेसिव हैं, हम गाना नहीं रखेंगे। क्यों? हमारी ताकत है ये। हम इतने अच्छे फिल्म कहीं भी मोड़ लेती है तो गाने से जुड़ जाता है, एक सीन से दूसरा
जो ट्रांजिशन होता है फिल्म में, या क्लाइमैक्स है तो गाना। और इतनी अच्छी तरह, अच्छा लंबे लंबे मोनोलॉग रखेंगे आप तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर मैं अपने बताने लगूँ अपने दिल की बात, मैं स्पीच दे दूँ, उससे अच्छा मैं गा के बताऊँ, कितना अच्छा लगेगा आपको कि मैं अपनी बात बता रही हूँ। या दो इश्क करने वाले, वो अगर लंबे लंबे भाषण देने लगे एक दिन तो बहुत ही अटपटा लगेगा, क्योंकि हमें आदत है सुनने की गाने, बचपन से हम सुनते आए हैं इतने अच्छे मधुर सुंदर गीत, और इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में, तो हम क्यों नहीं अच्छे अच्छे गीत लिखें, बजाय इसके कि नकल में, औरों की नकल में हम भी अपना कल्चर ही भूल जाएं। जी, संगीत के बगैर तो जीवन भी नहीं है मेरे ख्याल से, और हमारी धड़कन चलती है वो भी संगीत में है, दिल की धड़कन चलती है वो भी संगीत में, नाड़ी चलती है, हमारा बदन चलता है, हमारे कदम चलते हैं वो भी ताल में चलते हैं, और एक उनका संगीत है। हवा चलती है, झरने चलते हैं, नदी चलती है, समुद्र चलता है, सब में एक संगीत है। मैं ये मानता हूँ, मैंने क्योंकि राइटिंग भी की है, एक फिल्म भी डायरेक्ट की है, वो भी म्यूजिकल फिल्म है अभी, एक फोक आर्टिस्ट की लाइफ के ऊपर, ज़िंदगी में पहली बार एक गलती की है, और वो भी संगीत में है। और वो लिखते हुए मुझे ये पता चला कि डायलॉग में भी संगीत है, डायलॉग में भी संगीत होता है, पॉजेज में, साइलेंस में सबसे ज़्यादा संगीत होता है, मुझे ये महसूस हो रहा है। तो ये तो उसकी पराकाष्ठा है बाद में, क्लासिकल म्यूजिक, गाने, ये वो उसकी, क्योंकि यही म्यूजिक है, तो म्यूजिक के बगैर हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते, लाइफ है। जी, एंटरटेनमेंट का मतलब शायद बिना म्यूजिक के पूरी तरह से अधूरा है। समीर जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा गीत का जो ताल्लुक़ है, सबसे गहरा ताल्लुक़ वो आपका है। ना सिर्फ आपका, आपके पिताजी है, तो आपके घर में ये माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसके अगेंस्ट थे कि आप इस लाइन में आए, आप गीत लिखें। अब वो जो एप्रीहेंशन थी उनकी, उसकी क्या वजह थी, और फिर भी आप इतने सक्सेसफुल हुए? दरअसल बड़ी लंबी कहानी है, अगर मैं इस पर बात करूंगा तो बहुत वक्त ज़ाया होगा, मगर केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे पिता स्वर्गीय गीतकार अंजान, जो बहुत ही मशहूर गीतकार रहे हैं फिल्मों में, मैं भी उनसे बहुत नाराज़ था जब उन्होंने मुझे मुंबई आने से रोका। और जब मैं मुंबई आया तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या थी। पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है, जबकि मैंने तुमको मना किया था। वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, और वो इसलिए केवल सुना देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वो केवल सवाल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी है। मेरे पिता, उनके जितने गाने, मेरे ख्याल से ज़िंदगी के ऊपर सबसे खूबसूरत लाइन जो उन्होंने लिखी थी कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं जब मुंबई गया था तो 23 साल मेरी उम्र थी, और 23 साल की उम्र में मैं अपने पिता से केवल 3 बार मिला था, क्योंकि वो मुंबई में थे, मैं बनारस में था, मैं गांव में था, एक बड़े छोटे से कस्बे में रहता था, और मेरा उनका कभी पिता और पुत्र का रिश्ता रहा ही नहीं। वो जब कभी आते भी थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में कोई रिश्तेदार आया हुआ है। तो जब मैं मिला भी तो पिता पुत्र की तरह हम एक दूसरे से नहीं मिले, हम एक दोस्त की हैसियत से मिले, एक बुजुर्ग की हैसियत से मिले। वो मुझे बड़े दिलचस्प 3 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे। एक तो मैं संघर्ष की आग में जल रहा था उस वक्त, और पहला उनका सवाल जो था वो इतना अटपटा था मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बावजूद तुम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो? मैं तुमसे केवल 3 सवाल पूछूंगा, अगर 3 सवालों का तुमने सही जवाब दे दिया तब मैं तुमको परमिशन दूंगा कि तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो तुम जवान हो, तुमको अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है, तुम वो करो जो करना चाहते हो, मगर अगर मेरे साथ रहना है तो इन 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल ही ये था कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया? अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल का इस वक्त क्या ताल्लुक है, मगर मैं जला था और मैं ये सोच के गया था, मैं बड़ा नाराज़ था उनसे कि वो मुझे यहाँ आने से रोक रहे हैं और मुझे गीतकार नहीं बनना देना चाहते हो। तो मैंने बोला कि, और मैंने सोचा था कि जो पूछेंगे मैं 2 टूक जवाब दूंगा। तो मैंने बोला हाँ किया था। बोले वेरी गुड, क्या सोच के प्यार किया था? हमने बोला डैडी कोई प्यार करता है तो कुछ सोच के नहीं करता। तो बोलते हैं कि अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा।
और मैं ये जानना चाहता था कि वो जवाब दें कि सचमुच है। हाँ? सर ये उनका तीसरा सवाल नहीं, ये सवाल तीसरा नहीं, सवाल का सवाल के ऊपर सवाल था कि अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे सवाल क्यों पूछा। मैंने बोला बताइए। उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो या भगोड़े आशिक हो। फिर भी मैं नहीं समझा, मैंने समझा नहीं कि फिर क्या कहना चाहते हैं। बोले मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये अब देखिए फिलॉसफी की बात जहां आती है कि ये इंडस्ट्री जो है, और तुमने जो जवाब दिया ना कि प्यार जब कोई करता है तो ये सोच के नहीं करता, प्यार करता है तो करता है और ये नहीं सोचता कि वो लड़की बेवफा होगी बावफा होगी। तो ये इंडस्ट्री जो है वो एक महबूबा की तरह है। तो तुम अगर सच्चे आशिक हो तो यहाँ आना, नहीं बेहतर है भाग जाओ। तो तुमने ये सवाल के जवाब में बता दिया कि तुम सच्चे आशिक हो। दूसरा सवाल था कि तुम क्या सोच के इंडस्ट्री में आए हो, कि शाहिर बन जाओगे, अनजान बन जाओगे, बख्शी बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेंगे, गली गली में तुम्हारे गाने बजेंगे, यहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। मैंने बोला हाँ। बोले बेटा मगर एक बात तुमको पता है? मैंने बोला क्या? बोले कि जन्नत जब देखनी होती है ना तो एक काम करना होता है। मैंने बोला क्या? बोले मरना होता है। तो तुम मरने के लिए तैयार हो? तो मैंने बोला अगर जन्नत देखने की तमन्ना है तो डेफिनेटली तैयार हूँ। आखिरी सवाल उनका ये था कि तुम जिंदगी में मुझसे जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा, मगर मैं तुमको एक वक्त दूंगा जब तक मैं तुमको सिखाऊंगा कि फिल्म राइटिंग किसको कहते हैं। उसके बाद जिस दिन मैं तुमको आज़ाद परिंदा घोषित करूंगा, उसके बाद अगर तुम मुझसे कभी एक लाइन भी पूछोगे मैं तुमको अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। इतनी सारी बातें होने के बाद तो मुझे इस बात के लिए परमिशन दिए कि तुम अब आ सकते हो और हमारे साथ रह के गीतकार बन सकते हो। तो सर वो इंडस्ट्री जो थी वो वाकई महबूबा साबित हुई। अब ये सब आप तमाम लोगों की दुआएं थी और उनकी खुद की बहुत बड़ी दुआ थी कि मैं जो हासिल करना चाहता था मैं कर पाया। जी सर, हासिल ही नहीं कर पाए, आपने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया इतने ज़्यादा गाने लिखकर जो कि आज तक किसी और ने नहीं। देखो मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैंने कभी, मेरे बच्चों ने भी मुझसे एक बार सवाल पूछा है कि डैडी आपने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे हासिल किया। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा सवाल थोड़ा मुश्किल है, मुझे एक दिन का वक्त दो। ये मेरी ज़िंदगी की जो फिलॉसफी रही है, जहाँ जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं दो चीज़ों का बड़ा मुरीद रहा हूँ। एक चीज़ है जो हमेशा जितने भी फिलासफर मुझे मिले, ज़िंदगी में सक्सेसफुल लोग मिले, मुकेश अंबानी से लेकर अमिताभ बच्चन, हर आदमी की ज़िंदगी की फिलासफी और उसकी सक्सेस का जो मेन रीजन था, जो हम सब जानते हैं, जो गीता का वो श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते महाफल, कि कर्म। तो मैंने जीवन में केवल कर्म किया, केवल गाने लिखे। दूसरा ये है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हूँ। मैं ज़िंदगी में निगेटिविटी को कभी अपने आसपास आने नहीं देना चाहता हूँ। बुरे से बुरे वक्त में मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। जब बहुत बुरा वक्त था तो मैं ये सोच के आगे बढ़ रहा था कि अब बहुत अच्छा आने वाला है, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। तो मैंने बच्चों को यही बोला कि बेटा मैंने तो केवल जीवन में काम किया। मैंने तो ये, मेरा एक सपना था कि केवल रेडियो सिलोन पे एक मेरा गाना बज जाए तो मैं वापस बनारस चला जाऊं, मगर सारी दुनिया ने मेरे गाने गाए और गली गली में मेरे गाने बजे। तो ये केवल मैं इसका क्रेडिट दो ही लोगों को देता हूं, एक मेरे अपने कर्मा को, मेरे बुजुर्गों की दुआओं को, और मेरे पॉजिटिव थॉट्स को। यशपाल जी, यहाँ पे सुरों की बात हो रही है, आप थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेज की शुरुआत हुई, मैं आप थोड़ा सा आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो पता चला कि आपकी जो स्टेज की शुरुआत हुई वो एक कविता से हुई। माइक दे दें मैम। तो गहरा ताल्लुक, या कहें कि शुरुआत आपके करियर की भी शुरू से ही हुई, पोइट्री से हुई। वो एक्सपीरियंस हम आपका सुनना चाहेंगे कि क्या रहा, कैसे? हाँ, मैं कविताओं का बड़ा शौकीन रहा हूँ, मतलब लिखने का नहीं, सुनने का और सुनाने का, और वो भी किसी और की चोरी की हुई। क्योंकि मैं कवि सम्मेलन बहुत सुनता था, तो ये हरिओम पंवार जी, डॉक्टर उर्मिलेश जी, राजेंद्र यादव जी, कुंवर बेचैन जी, इनको मैं मतलब घोंट के पीता रहता था। तो मैं बहुत ही अच्छा कविता बोलता था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं कभी स्टेज पे नहीं बोला था। तो कॉलेज में 11वीं क्लास थी, प्री यूनिवर्सिटी में था मैं, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में।
और वहाँ एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम था जिसमें बड़े बड़े दिग्गज थे जिनको मैं देख चुका था पहले स्टेज पे और कविता भी सुन चुका था। तो मुझे लगा था कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, यहाँ पर कुछ होना जाना है नहीं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। और मेरी एक कविता थी 21वीं सदी जो राजेंद्र यादव जी की लिखी हुई, और वो मुझे याद थी अच्छे से, बहुत अच्छी कविता थी। और मैंने उस भीड़ में कॉलेज की जहां हूटिंग ही हूटिंग चल रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था कि कोई क्या बोल रहा है, वहां पर मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस करवाया मेरी कविता के जरिए, और लोगों ने जो स्टैंडिंग ओवेशन दिया उसके बाद, और अनडाउटेडली जजेस को भी वो नहीं करना पड़ा मेहनत, तुरंत मुझे गोल्ड मेडल और फर्स्ट प्राइज मिला उसके लिए। तो दैट वाज फर्स्ट डे जब मैं स्टेज पर चढ़ के मुझे कॉन्फिडेंस मिला, फिर उसके बाद तो रुका नहीं। जी, अब यशपाल जी, आपने थिएटर भी करा है, आपने टेलीविज़न भी करा है, और आप बॉलीवुड का भी एक जाना माना नाम है। ये तीनों माध्यम में से आप को सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आता है? आप किसके सबसे करीब हैं और क्यों? देखिए, मैं सच बताऊं तो रंगमंच जो है, मैं आज क्या जिंदगी भर इसी बात को मानूंगा कि रंगमंच जैसी विधा कोई नहीं है, उसमें सारी विधाएं समाहित हैं। और बच्चों को बल्कि पहली क्लास से ही, बचपन से ही रंगमंच सिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए थिएटर की, क्योंकि उससे उनका कॉन्फिडेंस, उनको बोलने की क्षमता, उनकी इमेजिनेशन पावर, उनकी लीडरशिप की क्वालिटी, उनकी टीम भावना, ये सारी डेवलप होती हैं। अगर ये सारी बचपन से ही डेवलप हो जाती तो 7 बजे टीवी पर जो हम लड़ाई करते हैं न्यूज़ चैनल पे, वो कभी ना होती, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं होते। हो सकता है जो चुनावों में जो झूठे वादे होते हैं वो कभी ना होते। शायद बहुत अलग होती दुनिया, वह वो दुनिया की मैं कल्पना कर रहा हूं कि जहां सब लोगों ने बचपन में थिएटर किया हुआ है। तो थिएटर इज माई, मतलब मेरा जो है वो जान है। मैं अभी तक भी 11 नाटक चल रहे हैं मेरे, गुलजार साहब के लिखे हुए, और रजित कपूर के, मकरंद देश पांडे के, नादिरा बब्बर जी के, रामजी बाली जी के, भानु भारती जी के। तुगलक, आपके दिल्ली में मैंने तुगलक नाटक किया था, 4 करोड़ का बजट था, तुगलक का रोल किया था, मुझे याद है, बहुत ऐतिहासिक एक प्ले हुआ था। तो मैं थिएटर से अभी तक इसलिए जुड़ा हुआ हूं क्योंकि वो मुझे अंदर से एक ताकत देता है। ऐसा नहीं कि इतना क्लोज है तो सिर्फ इतना ही करो, नीचे चाहे बदन में कुछ हो ना हो, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। तो पूरे बदन में कैरेक्टराइजेशन होता ही है। मैं, जैसे भरत मुनि ने कहा है नाट्य शास्त्र में कि एक आहार्य है जो मेकअप है, और एक वाचिक है जो स्पीच है, एक आंगिक है जो आपका बदन है, मुद्राएं हैं, लेकिन उसका एक चौथा चीज है सात्विक, जो आत्मा है, आत्मिक है। वो अगर नहीं है तो ये तीनों चीजें बेकार हैं। तो मेरे ख्याल से अगर थिएटर नहीं है तो बाकी सारी विधाएं बेकार हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इट इज द फूड फॉर योर सोल, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। थिएटर, मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी। वैसे यशपाल जी हमारे एनएसडी से बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि एनएसडी में देखती थी 3 साल, तो मैं थिएटर के बारे में ये मैं भी कहना चाहूँगी। जो ये कह रहे थे ना कि पूरा आपका शरीर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है थिएटर एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। और एनएसडी में एक थिएटर इन एजुकेशन करके बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए। मैंने खुद देखा है बच्चों में परिवर्तन, क्योंकि उनको सिखाया जाता है एक टीम स्पिरिट। आप तो जानते हैं अच्छी तरह के थिएटर में ना कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब झाड़ू लगाएंगे, सब चाय लाएंगे, सब पानी लाएंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कॉस्ट्यूम में, मेकअप में, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, आप को बताना चाहती थी। रीटा गांगुली जी हमारे एक कार्यक्रम में आई थी, तो शी यूज्ड टू बी अ क्लासिकल सिंगर है, वो ट्रेंड है, गज़ल गाती हैं। तो इब्राहिम अलकाजी जी ने उनको बोला कि आप आके एनएसडी में पढ़ाओ। तो बहुत आनाकानी की, उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक ही नहीं है थिएटर से, मैं क्या करूँगी वहाँ। तो वो बता रही थी, हमें एक प्रोग्राम में मोहन अगाशे जी आए थे, डॉक्टर मोहन अगाशे, तो बोल रही थी वो घासीराम कोतवाल में थे, और मैंने देखा ये शख्स अपने पैर के अंगूठे तक से एक्टिंग कर रहा है। ये जब उन्होंने कहा, बोला मैंने जब देखा कि ये शख्स क्या चीज़ है, ये क्या है इसमें प्रतिभा, कि वो पैर के अंगूठे से वो जता रहा है कि उसका कैरेक्टर कितना गिरा हुआ वो कैरेक्टर है घासीराम में, जो है ना इनका कैरेक्टर मेन जो रोल है। तो बोलती है मैं इतना प्रभावित हुई उस दिन, मैंने उसी वक्त फैसला किया और मैं भाग के गई अलकाजी से आपके पास कि ये तो बहुत ही गजब चीज़ है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और वो आ गई वहाँ थिएटर में। जी, इनको भी पढ़ाया है रीटा जी ने। तो थिएटर तो गजब की चीज़ है जो जी इसमें। अब समीर जी, थिएटर की यहाँ पे बात चल रही है, रसने रमने की बात चल रही है कि किस तरह से
थिएटर में आप एक कैरेक्टर में रस रम जाते हैं, जैसा कि निरुपमा जी ने कहा कि एक अंगूठे से वो अपनी एक्टिंग करके बता रहे थे। तो यही जो है वो हम सिंगर्स के बारे में, या जो आप लिरिसिस्ट हैं, या फिर हर इंसान जो उस सीन में परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे जो है, और इसमें अगर हम लिरिसिस्ट की बात करें तो आप भी उस कैरेक्टर में पूरी तरह से रस रम के ही उसको लिखते हैं। शायद तभी वो वर्सेटैलिटी आ पाती है कि आप एक रोमांटिक गाना भी लिख पा रहे हैं, आप एक पेपी सॉन्ग भी लिख पा रहे हैं, आप एक सैड सॉन्ग भी लिख पा रहे हैं। तो वो कैसे मुमकिन होता है हर कैरेक्टर में अपने को ढाल के लिखना? देखिए, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको जवाब दूं तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी क्रिएटिव आदमी की डेफिनेशन अगर दी जाए तो संतोषानंद जी, जो आपके शहर के ही बहुत बड़े मशहूर गीतकार और कवि रहे हैं, उनकी एक पंक्ति जो मैं अपने लिए भी कहता हूँ, किसी भी गीतकार या किसी भी क्रिएटर के लिए ये लाइन बहुत कमाल है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। और मेरे साथ कई बार ऐसे हादसे हुए कि जब मैं शुरुआती दौर में मैं दिल, आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, इन तमाम फिल्मों के गाने लिख रहा था, बड़े मशहूर भी हो रहे थे। उसी बीच मेरी ज़िंदगी में गोविंदा साहब आ गए और फिर उनकी कुछ फिल्में, कूली नंबर 1, बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1 के गाने मैंने लिखे। तो लोगों ने बड़े इल्ज़ामात मुझ पे लगाए और उन्होंने कहा कि समीर साहब, आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में लिख रहे थे, अब इस तरह के गाने, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, ये क्यों लिख रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम ये सवाल मुझसे मत पूछा करो कि आप क्यों लिख रहे हैं। मैं तो कुछ लिखता ही नहीं, मैं तो वो लिखता हूँ जो एक कहानी लिखवाती है, जो एक किरदार चाहता है। और कभी कभी आप खुद इमेजिन करें कि जैसे आप और हम बैठ के आज बात कर रहे हैं, हमारी अपनी एक भाषा शैली है, हम एक आम बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं। यही आप बाहर निकल जाएं और एक टपोरी लड़का जा रहा हो, किस तरह से बात करता है, एक स्वीपर होगा तो कैसे बात, सबकी अपनी अपनी एक भाषा होती है, अपना एक अंदाज होता है। और हम जब एक कहानी के लिए लिखते हैं, एक किरदार के लिए लिखते हैं, तो हमको उसमें ढलना पड़ता है। मैं एक बहुत, जो मेरे बड़े, जिनका मैं बड़ा मुरीद रहा हूँ, आनंद बख्शी साहब के गानों की, एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि उनका एक गाना मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मैं अपने जीवन में आनंद बख्शी बनना चाहता था शुरुआती दौर में। मुझे वो लाइनें बड़ी अच्छी लगती थी, ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी। तो मुझे लगे यार, बड़ा सरल, बड़ा अच्छा बोलता है आदमी, बहुत अच्छा लिखता है। और मैं बहुत इस भरम में था कि मैं जाऊंगा मुंबई तो ये तो मैं 2 मिनट में लिख दूंगा। जब मैं यहाँ आया और मैंने लिखना शुरू किया तो मेरा पहला इंटरव्यू था कि मुश्किल लिखना बहुत आसान है, मगर आसान लिखना बहुत मुश्किल है। और जब मैंने उनसे एक बात पूछा, जो आपने सवाल किया, उसका जवाब मैं उनके गाने से दे रहा हूँ, मैं अपने गानों से भी दे सकता हूँ। उनका एक गाना जो बड़ा मशहूर गाना रहा है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। एक तवायफ का कोठा है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर जाता है और वो अपनी उस महबूबा के लिए गाना गाता है। अब आप देखिए कि वो आदमी, वो गीतकार जो इतना बड़ा शायर भी है, गीतकार भी है, वो जब उस किरदार में गया और उसको जीने लगा तो वो आनंद बख्शी नहीं रहा, वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया। और वो गाने में जब सिमली देता है कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है, ये तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है, ये वहाँ ये नहीं कहता कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलाहट यही होती है कि हम उस किरदार में अगर नहीं ढल पाए तो शायद हम कवि हो जाएं, मगर हम गीतकार नहीं बन सकते, क्योंकि हमको बहुत सारे रंगों में अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं सुबह भजन लिखता हूँ, शाम को नौटंकी लिखता हूँ, रात को कव्वाली लिखता हूँ, सुबह जो हर कोई रोमांटिक गाना लिखता हूँ। तो ये काबिलियत, ये केवल उसका कर्म है। ये लोग एक खास तरह के लोग होते हैं, जो होते हैं या नहीं होते। जी इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत गलत है ये कि कहना कि भाई आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं वैसे। मुझे गुलजार साहब की एक बात याद आ रही है, जब वो सत्या के गाने लिख रहे थे। अब वो माफिया के अंडरवर्ल्ड के ये लोग हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ पे वो कल्लू मामा का जो कैरेक्टर है वो गाता है, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। वहाँ पे थोड़ी वो कहेगा छलकाएं जाम आइए आपकी आंखों के नाम।
और या वो कहता है सपने में मिलती है, सारा दिन रिक्शे सा, खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है, क्योंकि वो भाषा है, वो लोग ही ऐसे हैं, उस स्तर के हैं सोसाइटी के, उनकी बोलचाल है, तो आपको उसमें ढलना पड़ता है। और गुलजार साहब हमेशा शैलेंद्र जी की मिसाल देते थे कि वो ट्रू लिरिसिस्ट थे, उनको जिस कैरेक्टर के लिए आप बोलो वो लिखेंगे, चाहे वो ऊंचा दर्जे का हो या बहुत अमीर हो या गरीब हो या जहाँ वो रहता हो, उसी तरह से वो लिखना पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत है और मैं समीर साहब को बिल्कुल और इसके जैसा लिए कि समीर साहब ने शुरुआत में कहा था कि वो एक आर्टिस्ट की यूएसपी है, वो एक आर्टिस्ट की वर्सेटैलिटी है कि वो हर तरह का लिख पाए, क्योंकि आपको फिर एक ही उससे जोड़ दिया जाता है कि आप यही लिख सकते हैं, लेकिन आप एक वर्सेटाइल अगर आर्टिस्ट हैं तो उससे बेहतरीन कोई बात। एक बड़ा अच्छा समीर जी की बात सुन के गुलजार साहब की एक बात याद आ रही है। हम लखनऊ में शो करने गए थे तो उर्दू एकेडमी में, तो वहाँ पर उसके बाद एक वार्तालाप चल रही थी, कोई सवाल जवाब है तो गुलजार साहब स्टेज पे थे और किसी ने शरारत की। वो इजाज़त का गाना है 116 चांद की रातें, तो किसी ने शरारत की, बोला सर एक बात बताइए ये 116 ही क्यों है चांद की रातें? तो गुलजार साहब का जो हाजिर जवाबी है वो कमाल है, बोले नहीं मुझसे गलती हो गई, वो 117 थी। भाई सब लोग कायल हो गए, खड़े होकर जो तालियां बजाई हैं, कमाल। समीर जी, ये वो दौर था जब एक के बाद एक हिट, कहा जाए कि उसको एक दिल, साजन, ये एक के बाद एक हिट आपने दी। अब ऐसा नहीं देखा जाता है कि एक के बाद एक हिट आए, या फिर अगर हम एक एल्बम की बात करें तो आशिकी की जो आपकी एल्बम थी उसमें एक ही लिरिसिस्ट और सारे गाने उस एल्बम के हिट, वो दौर कहीं खो गया है। आज शायद एक मूवी का एक गाना हिट हो जाता है, उसी पे बहुत हाइप क्रिएट हो जाता है, तो वो दौर कहाँ खो गया, कैसे, क्यों? देखिए, बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होता रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मेरे मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ, नदीम श्रवण एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई तो मुझसे कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि भाईजान आ जाओ, अभी यार बहुत अच्छा काम करने का दिल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि दुआ करो कि जितना बुरा से बुरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हो, उतनी जल्दी हमारे आने के दिन आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा। देखिए, मैं इस चीज़ का बड़ा कायल रहा हूँ, लोग हमेशा, और ख़ास तौर से हम हिंदुस्तानियों की एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी होती है कि जो गुजर गया वो बहुत अच्छा था, जो चल रहा है वो बहुत बुरा है। मैं इस चीज़ को मानता नहीं। और बहुत अच्छा जवाब दिया था एक बार आर डी बर्मन ने, उनसे किसी ने कहा था कि पंचमदा ये जो म्यूजिक चल रहा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप जैसे किसी ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा भाई तुम सवाल भी करते हो और जवाब भी खुद ही देते हो। तो वो घबरा गया, बोला नहीं सर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज जो म्यूजिक चल रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे बोले भाई चल रहा है तो अच्छा ही होगा, वरना तो बैठ जाता। तो अभी अगर कुछ चल रहा है तो वो बुरा तो नहीं है, मगर बदला हुआ है। शायद वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हम एक आबो हवा में पलते हैं, हमारे कानों में एक संगीत गूंजता है, एक दौर हम जीते हैं और कहीं ना कहीं हम उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और बदलाव जब आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फिल्मों से शायद कहीं लोगों के दिमाग में ये बात है कि फिल्मों से संगीत गायब हो जाएगा, मगर बदलाव है तो बदलाव तो होगा। अगर ये ऐसा लगता है लोगों को, मैं तो नहीं मानता, मगर अगर लोगों को ऐसा लगता है कि अभी फिल्मों में गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं, या जैसे पहले 6 के 6 गाने हिट होते थे, अब कोई एक गाना हिट मिल जाए तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो अगर है कहीं कोई कमी है तो वो बहुत जल्दी वो बदलाव आएगा और फिर वो दौर आएगा। देखिए, ये जो बदलाव है ये फैशन की तरह है, पैंट से बेल बॉटम और बेल बॉटम से पैंट, इसके अलावा तो मैंने किसी को और कुछ पहनते हुए देखा नहीं है। तो आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब मैं संजय लीला बंसाली की एक फिल्म लिख रहा था सांवरिया, उनकी मैंने 2 फिल्में लिखी थी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि सर जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार आप किस मिट्टी के बने आदमी हो, इतनी, और मेरे पास आप आते हो तो ऐसा लगता है जैसे संघर्ष करने वाला कोई राइटर आके खड़ा हो गया, ऐसी क्या बात है? तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि संजय, मैं हमेशा जीवन में, मेरे फादर ने एक बात कही थी कि बेटा देखो, 2 चीज़ें बदलती हैं केवल जीवन में, और अगर कुछ उसके अलावा कुछ बदलता है तो कुछ गड़बड़ है।
वक्त और मौसम। अगर तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया तो तुम समझो तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तुम जैसे थे वैसे ही जिंदगी भर रहना, ये सक्सेस अनसक्सेस, अच्छा वक्त बुरा वक्त आता रहेगा जाता रहेगा, मगर तुम कभी बदलना मत। तो हमारी कोशिश आज भी यही है कि हम अच्छा काम करते रहें। जो है हमने भी कितने रंग बदले, मैं तकरीबन 4 पीढ़ी के साथ काम कर चुका हूँ। और अभी जो पिछले दिनों जो एक गाना मेरा बहुत मशहूर हुआ, जो एक बिल्कुल नए संगीतकार के साथ मैंने लिखा था, और चूँकि 40 साल की यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है, और जैसा आपने कहा कि आशिकी से लेके अब तक के गाने और हर रंग के गाने मैंने लिखे, तो अभी वो गाना बहुत मशहूर हुआ, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो लोगों को लगने लगा कि यार ये गाना आप कैसे लिख सकते हैं। मगर मैं वही हमेशा कहता हूं कि वही पानी रे पानी तेरा रंग के, आपको बदलना पड़ेगा। आज के दौर के बच्चे जो चाहते हैं उनको आप बुरा मत कहो। आप अगर अच्छा करते हो तो आप बेहतर कर दो, अगर बेहतर चीज़ आएगी तो बुरी चीज़ अपने आप मार्केट से चली जाएगी। क्योंकि वो जो पीढ़ी हर 20 साल बाद वो पीढ़ी आती है और एक नई डिमांड के साथ आती है, और उस डिमांड को आर्टिस्ट को, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको पूरा करना ही होता है। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। और हमेशा से ही रहा है, और कोई कभी रहा नहीं। शाहिर जैसा आदमी लिखता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो ये तो बदलाव आता रहेगा, अच्छा बुरा, हर दौर में अच्छा बुरा काम होता है। कोई भी दुनिया का ऐसा दौर आया ही नहीं जब अच्छा ही अच्छा काम हुआ हो। तो अच्छाई हमेशा बुराई पे हावी हो जाती है। तो वो अब ये दौर भी लोग महसूस कर रहे हैं, अगर कि कुछ गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसा कि आप कहा कि पैंट से बेल बॉटम, और पैंट से बेल बॉटम, बेल बॉटम से पैंट। यशपाल जी, यहाँ पर बात हो रही है पीढ़ी बदलने की। तो अगर हम थिएटर की बात करें और आज की जनरेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो ये नई जनरेशन है उसमें थिएटर कहीं खोता जा रहा है। अब इसको रिवाइव करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, और इसके पीछे की वजूहात क्या देखते हैं? देखिए, अभी तो क्या है कि बहुत सारी वेरिएशन आ गई हैं। OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, टीवी है, यूट्यूब है, और बहुत सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो लोगों का जो एक हॉल में जा कर के थिएटर नाटक देखने का जो था वो बहुत कम हो गया है। तो उसी हिसाब से दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि समीर जी ने बताया कि आपको वैसे ढलना पड़ेगा, तो उस तरीके से थिएटर भी चेंज हो रहा है, और उस तरीके से डिजिटल होता जा रहा है। पता नहीं बीच में कहीं कोई म्यूजिक आ जाता है, बीच में कुछ फिल्म आ जाती है, बीच में कुछ गाना, तो बहुत अजीब अजीब से नाटक शुरू हो चुके हैं। तो लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक है और क्या बताना चाहते हैं वो ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आज भी थिएटर की जो ताकत है, आप नाटक देखिए, जाके कामानी में, जाके श्रीराम सेंटर में, ILTG में, कहीं भी जाकर नाटक देखिए। अगर नाटक देखते हुए और नाटक अच्छा है तो आपको कलेजे के अंदर चीर के जाएगा। उसकी नाटक की ताकत यह है कि एक ही नाटक हर रोज अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग अनुभव होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज गंगा जल में मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि गंगा जल जो हो चुकी वो हो चुकी, वो दोबारा भी वैसी रहेगी, 10वीं बार भी, 20वीं बार भी। लेकिन नाटक की एक खासियत है कि वो हर रोज एक नया अनुभव और एक नई चीज लेकर आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार चढ़ाव, एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन जो ऑडियंस और उनके बीच में होता है। बहुत ही कमाल की उसकी ताकत है, उसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि सिनेमा का जो ताकत है वो मतलब हजारों गुना ज़्यादा है। किस मामले में? एक पब्लिसिटी या उसके दर्शक जो एक टाइम में लाखों लोग देख रहे होते हैं, यहाँ एक टाइम पे 400 लोग देख रहे होते हैं, ये है। लेकिन उसकी क्वालिटी अगर सही है थिएटर में नाटकों की, क्योंकि आजकल बायोपिक और सच्ची घटनाओं पर आधारित काम ज़्यादा हो रहे हैं। कश्मीर फाइल इज एग्जाम्पल, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे मेरी भी जो फिल्म है वो भी एक फोक आर्टिस्ट के ऊपर है, म्यूजिकल फिल्म है। सर उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया है और बहुत ही म्यूजिकल फिल्म है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक हुआ है। और मेरे ख्याल से उत्तम सिंह जी का शायद दिल तो पागल है, गदर के बाद अगर कोई एक म्यूजिक बहुत ही कमाल का म्यूजिक है, जिसमें आशुतोष गवारीकर और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी देखी है वो दे आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म। तो मेरे ख्याल से मैं अभी एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाह रहा हूँ। थिएटर मैं ऐसी हालत में किया है जब 1100 रुपए में हम चीफ गेस्ट लाते थे कि प्लीज 1100 रुपए दे दो, और हम घर घर जाते थे, पर्चे बांटते थे कि प्लीज नाटक देखने आ जाना, और कोई नहीं आता था। सच में बता रहा हूँ, हॉल
1/4 या 10%, 20% ऐसे रहता था हमारा। लेकिन आज मैं वहीं उसी जगह पर नाटक करने जाता हूँ, नादिरा बब्बर जी को साथ जाते हैं, या गुलजार साहब साथ गए 4 दिन, या मकरंद देश पांडे साथ गए, हम वहां जाकर नाटक करते हैं तो 1000 रुपए की टिकट होती है, 500 रुपए की टिकट होती है, 300 रुपए की टिकट होती है, पूरा हॉल बालकनी तक फुल रहता है और उतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये भी एक नजरिया है और चेंज है कि अगर थोड़ा सा कोई सेलिब्रिटी हो तो ऑडियंस ज्यादा आ रही है। आजकल पता नहीं क्यों ये एक बहुत बड़ा, और कितना भी अच्छा एक्टर हो कई बार ऑडियंस नहीं मिलती है। तो ये अनुभव है मेरा, तो मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करना चाहिए। वक्त के साथ थिएटर भी बदल रहा है, गाने भी बदल रहे हैं, सिनेमा भी बदल रहा है। जो जहाँ एक ठहराव, आंधी मौसम जैसी फिल्में थी, ठहराव था, उस तरीके की फिल्में शायद अभी नहीं है, बहुत कम है। और आज फास्ट हो गई है दुनिया, मतलब ये देखते हैं हम इसमें मोबाइल में, वो भी छोटे छोटे वीडियो देखना बस जल्दी, वो बहुत, चाहे कपिल के हों चाहे वो किसी के भी हों, छोटे छोटे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं सबको। लंबा कितना मिनट है, नहीं यार कौन देखेगा। तो ऐसे ही छोटे उसमें सिमट गई है दुनिया, और जो सहजता और जो ठहराव की जो बात थी वो बहुत कम लोगों में, कम जगह पर रह गई है, जो कि सबसे मुश्किल है। जैसा कि समीर जी ने कहा कि सहज होना ही सबसे कठिन है, तो थिएटर में भी यही है। थैंक यू। अगला सवाल मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले निरुपमा मैम से, क्योंकि आप की रुचि पोएट्री में और लिटरेचर में रही है, आपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, फिल्मों पर आपकी काफ़ी पैनी नज़र रही है। मौका भी है, दस्तूर भी है, इस वक्त हम जश्न अदब के मंच पे बैठे हैं, अदब की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मेरा सवाल है मैम कि क्यों हिंदी फिल्में अदब और साहित्य से दूर हैं? देखिए, आपको अगर मैं अंदाज़ा दूं कि पिछले 10 सालों में एवरेज कितनी फिल्म बनती होंगी इंडिया में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? पैंडमिक छोड़ दीजिए, उसके अलावा 1500 से 1800 फिल्में एक साल में बनती हैं सारी लैंग्वेजेस में। उसमें से लिटरेचर बेस्ड मुझे लगता है 10% भी नहीं, 5% भी हो तो बहुत बड़ी बात है। और एक दौर वो था कि देवदास तो खैर बहुत लैंग्वेज में बन चुकी है, एक वो नावल है, मगर जैसे आप राजेंद्र यादव जी की बात बता रहे थे, कुछ ऐसे डायरेक्टर होते थे, बासु चैटर्जी जैसे, जिनको वो समझ थी लिटरेचर की, वो नई कहानी मूवमेंट से परिचित थे। तो फणेश्वर रेणु जी की अपनी उन्होंने फिल्म बनाई शैलेंद्र जी के साथ, तीसरी कसम, जो उनकी शॉर्ट स्टोरी मारे गए गुलफाम पे बेस्ड थी। उसी तरह राजेंद्र यादव जी की सारा आकाश, जो बासु चैटर्जी की पहली फिल्म थी, इनकी बुक पे बेस्ड थी। और मन्नू भंडारी जी की थी एक, यही सच है, उस पर उन्होंने रजनीगंधा बनाई। तो ऐसे ऐसे वो सेंसिबिलिटी कहीं खो गई है, वो उस तरह की स्टोरीज़ आ ही नहीं रही हैं आगे। और उस तरह की जो शायरी और कविता होती थी ना, वो भी कुछ हद तक समीर जी के अलावा बहुत ही गिने चुने मुझे लगता है लिरिसिस्ट आज के हैं जो याद करते हैं। जैसे मसान में एक अच्छा गाना था, वरुण गौर ने दुष्यंत जी का लिया था, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। या इरशाद कामिल जी हैं, उन्होंने शिव कुमार बटालवी जी की पोएम पे वो आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, वो इतना खूबसूरत पंजाबी वो कविता ली। पर इसके अलावा मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात है, और मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मुझे किसने बताया, नाम मैं भी भूल गई, कोई प्रोड्यूसर थे, उनके पास एक स्क्रिप्ट आया और कहानी का नाम साफ लिखा है कफन, और वो पढ़ते हैं जनाब, और फिर कहते हैं अच्छा ये किसने लिखी है, ज़रा उसका CV मंगाना। अब अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं जानते तो अब क्या रह गया, मतलब कहने के लिए बायोडाटा मांगा कि अच्छा बताएं ज़रा ये कौन है। तो बड़े दुख की बात है। अब इसमें समीर जी भी शायद कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने उस्मा जी। और ये बड़ा कई बार वाद विवाद का विषय भी होता है कि लोग कहते हैं कि अदब का फिल्म से, साहित्य का फिल्म से कोई रिश्ता नहीं है। और अभी बीच में मुझे पिछली बार हिंदी दिवस पे नितिन गडकरी साहब ने सम्मानित किया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने यही कहा कि ये सवाल पता नहीं लोग क्यों उठाते हैं, क्या ऐसा उनको दिखता है जो साहित्य में है और फिल्म में नहीं है, या जो फिल्म में है साहित्य में नहीं है, या तो कहीं ये ऐसा लगता है कि जब तक कुछ मुश्किल नहीं लिखा जाए, जब तक कुछ ऐसी बात ना कही जाए जो लोगों की समझ में ना आए, तब तक उसको साहित्य ना समझे, या
जितने बड़े से बड़े साहित्यकारों ने जब फिल्मों में लिखा, चाहे वो साहिर साहिब रहे हों, चाहे मजरू साहब रहे हों, जिन लोगों ने, चाहे वो हरबंस राय बच्चन रहे हों, उन्होंने जब फिल्म का मीडियम चुना तो उसको बहुत आसानी से अपनी बात कहने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अलगाव है या इसमें कोई दूरी है। ये लोगों की एक सोच है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी बिरादरी के लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार फिल्म का लिटरेचर से क्या लेना देना। अरे भाई, अगर बोले, उन्होंने कहा कि मैं सारी दुनिया घूम के आ रहा हूं और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जहां लोग हिंदी बोलना नहीं जानते, एक शब्द नहीं जानते, हिंदी के प्रचार प्रसार का अगर सबसे ज़्यादा काम किसी ने किया है तो टेलीविज़न और फिल्मी गानों ने किया। बोले वहाँ लोग जो हिंदी बोलते नहीं मगर हिंदी गाने गाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी जो है फिल्मों के माध्यम से, और साहित्य भी कहूँ कि फिल्मों के माध्यम से अपना एक रास्ता तय कर रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है कि फिल्मों से साहित्य, हाँ, अब जो निरुपमा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं स्तर जो गिर रहा है, वो मैं केवल फिल्मों में नहीं देख रहा हूँ, वो हर जगह दिखाई दे रहा है। वो समाज में है, वो हमारे परिवार में है, हमारी सभ्यता में है, हमारी संस्कृति में है, कहीं ना कहीं वो है। तो उसको बदलने के लिए हम सबको बदलना पड़ेगा। केवल फिल्म को दोषारोपण देना कि भाई फिल्म की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो हमारे आसपास की दुनिया में भी वही है, और उसको बदलने के लिए हम तमाम लोगों को बदलना पड़ेगा। यशपाल जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फिल्मों के मेकर्स की बात है, और एक समीर जी, एक भोंडेपन की बात है। जो भोंडापन, मैं माफ़ करना, बहुत बड़े नाम है कादर खान, शक्ति कपूर, लेकिन जिस तरीके की कॉमेडी बीच में शुरू हुई थी वो कोई एक स्तर की नहीं थी, ना ही कुछ उसमें हंसी आती थी या कुछ ऐसा था। हो सकता है कुछ लोगों को आ भी गई हो, या उस तरीके के कई और एग्जाम्पल हैं जो साहित्य की बात नहीं है सिर्फ सर, ये साहित्य पे बेस नहीं है, लेकिन कहानी कंटेंट होना, मतलब 100 करोड़ की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मतलब बेकार हो जाती है। या कौन सी है वो पानी कौन सा है वो फिल्म, जो रेड है, क्या है, हाँ, तो उस तरीके की जिसमें कोई कहानी ही नहीं है, उसकी बात है। तो मेरे हिसाब से आज मेकर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहिए, क्योंकि फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, गरीबों से लेकर अमीरों तक, स्टूडेंट्स से लेकर के हर, मतलब बड़े बच्चे बूढ़े सब पर असर पड़ता है फिल्मों का। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर हम और यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डिब्बा बंद, मतलब लिफाफा बंद डायलॉग बोलेंगे डबल मीनिंग के, या गालियों की भरमार ठूसेंगे बोल रहा हूँ, गालियां गलत नहीं है, एक्सप्रेशन है, मुझे मालूम है, और कई जगह बहुत अच्छे से यूज की जाती हैं, लेकिन अगर सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ठूसेंगे गालियां जहां जरूरत नहीं है वहां भी, और सेक्स ऐसा दिखाएंगे, पता नहीं दादा का पोती से या किसी तरीके से, इस तरीके की कहानियां दिखाएंगे जिससे मतलब सेंसेशन पैदा हो और यंग जनरेशन बहुत उकसे, और हमारी ऑडियंस को मतलब ऐसे कि क्या बात है, कुछ अलग दिखे, उस तरीके से अगर आप कहानियां बनाएंगे या वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर निर्भया कांड होता है तो फिर आप ही जिम्मेवार हैं। तो इसीलिए आप ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जा करके मोमबत्ती लेके बाद में जाते हैं, लेकिन आपको पहले ही सोचना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा दिखाना है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि पब्लिक को क्या चाहिए मैं वो बनाता हूं, नहीं, मैं वो जानना चाहता हूं कि मैं क्या बनाऊं जो पब्लिक देखे। तो पब्लिक का मूड चेंज करूं मैं, मुझे ऐसा सिनेमा चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सिनेमा बनाऊंगा भी और बना भी रहा हूं। तो इसीलिए, क्योंकि जब तक हाथ में नहीं था तब नहीं कर पाए, लेकिन अब शुरुआत हुई है कि मैंने बताया कि गलती करी है, एक बड़ी कि डायरेक्ट करने लगा हूं, अपनी कहानियां चुनने लगा हूं अपने हिसाब से, तो गुस्ताखी माफ अगर नहीं यशपाल जी, बिल्कुल कहा। और मैं आपको यही बोलता हूं कि वो रिजेक्शन चाहिए आपका, क्योंकि आप ही हैं जो ये फैसला करते हैं। अगर आपका रिजेक्शन है तो वो डेफिनेटली नहीं भाई, अगर हम देखने ही नहीं जाएं और हमें फैसला कर लें कि ऐसी फिल्में हमको नहीं देखनी है, तो जैसे बीच में एक बड़े वल्गर गानों का दौर चला था, जब उसको रिजेक्शन मिला बंद हो गया जी। ये मैं नहीं कहता कि भाई हम वो देते हैं जो लोग चाहते हैं, लोग जो नहीं चाहते वो उसको हटाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी आप दोनों की है, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा कि केवल फिल्म मेकर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते, हम दोनों कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, हम दोनों को उसके लिए बहुत हार्ड स्टेप लेना चाहिए। जो वो एक सवाल हमेशा बना रहता है मीडिया और ऑडियंस को लेके,
जी जी, असल में वो मुझे दे चुके हैं इशारा ना सेशन ख़त्म करने के लिए, इसलिए खैर ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसको मैं इस तरह से रैप अप करूँगी कि सर वो जो सवाल हमेशा मीडिया और ऑडियंस के बीच में बना रहता है कि वो परोसा जाता है जो देखा जाता है या वो दिखाया जाता है जो परोसा जाता है, वो एक असमंजस और एक वो हमेशा नहीं, देखिए, और जैसा कि आपने कहा समीर जी कि ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी, और जैसा कि यशपाल जी ने कहा कि वो जिम्मेदारी अगर हम इस पीढ़ी को बदलने की ले लें तो शायद आगे आने वाली सभी मैं पीढ़ियां एक बदल बात बताऊं, अगर आज अमिताभ बच्चन और खान सारे और बड़े बड़े मेकर्स 10 लोग सिर्फ बेस्ट इंडिया के अगर डिसीजन ले लें कि हम ऐसे कंटेंट नहीं आने देंगे ओटीटी पे, तो क्या नहीं रुकेगा? रुकेगा। लेकिन कोई लेगा नहीं, क्योंकि सबका काम चल रहा है, सबका कुछ हो रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, हो सकता है, और पता नहीं कभी हो भी जाए, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। एक चीज के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, जो हमेशा कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना है। मेरा हमेशा मानना है कि समाज सिनेमा का आईना है। कहानियां हम कहीं आसमान से नहीं पैदा करते, कहानियां हम अपने बीच से ही निकालते। तो ये जिम्मेदारी जो कहा यशपाल जी ने कि जिम्मेदारी लेने वाले लोग चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो ये बदलाव नहीं होगा, दूसरों पे हम यही दोषारोपण करते रहेंगे और हम जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, इसके रोकने के रास्ते हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो उन लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा इस चीज को देखने के लिए और इसको रोकने के लिए। सेशन जी, वो स्पेशल गुजारिश रंजीत की तरफ से आई है उस कविता की, और क्योंकि हमें सेशन रैप अप करना है, बाकी आप लोगों से मैं थोड़ा सा गुनगुनवाऊंगी, लेकिन यशपाल जी कविता। चलिए, एक समीर जी, एक जो लिरिसिस्ट हैं या उन्हीं के ऊपर है ये मेरी कविता, मतलब मेरी लिखी हुई नहीं है, डॉक्टर उर्मिलेश बदायूं के थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे बहुत फेवरेट थे तो उन्हीं की वो उसी 10वीं क्लास में ही सुनी हुई कविता है जो अभी तक याद है, तो वही सुना रहा हूँ। कि एक तो उससे पहले मैं जो 4 लाइनें सुनाता था वो और ये दोनों डॉक्टर उर्मिलेश की लिखी हुई हैं कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत, मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं। कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत, मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान है। कि आसमानी सुख का बयान है तुम्हारे गीत, मेरे गीत धरती के दुख का बयान। कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत, कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत, मेरे गीत पत्थरों की चोट के निशान है। केवल तुम्हारी ही जुबान है तुम्हारे गीत, मेरे गीत मेरे पूरे देश की जुबान है। तो ये 4 लाइनें उस कविता से पहले बोली जाती थी, जो बोलते थे डॉक्टर उर्मिलेश, और फिर वो कविता शुरू करते थे कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं। गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां, तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ। जिस जवानी ने
चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ। उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों। उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। थैंक यू। ये मेरे विचार नहीं है, ये डॉक्टर उर्मिलेश के विचार हैं। मैं बहुत रोमांटिक पोएम और रोमांटिक गानों का फ़ैन हूं और मैंने आपके गानों की पूरी लिस्ट पढ़ी है। सैल्यूट टू यू, रियली रियली सैल्यूट टू यू। बहुत ही कमाल। और आशिकी का मैं जब से रिलीज़ हुई है तब से आज तक फ़ैन हूं। मेरे गाड़ी में गाने पड़े हैं उसके सर। थैंक यू सो मच। सवाल तो बहुत सारे थे आप लोगों से पूछने के लिए, और हमेशा मेरी रंजीत से यही गुजारिश रहती है कि जब इतने दिग्गज लोग सामने बैठे हों तो सेशन एक नहीं डबल रखा करें प्लीज़। 40 मिनट करें, कम से कम 1.5 घंटे का सेशन रखें। लेकिन वो मुझे इशारा दे चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रैप अप करना होगा। समीर जी, आखिर में आपका ही लिखा एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे। अभी जैसा आपने कहा, आशिकी मेरी ज़िंदगी की एक बहुत माइलस्टोन फिल्म रही है और आप तमाम लोग उसके बड़े मुरीद रहे हैं। तो उसका वो गाना जिससे मुझे पहली बार फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया, उसकी चंद पंक्तियां सुना देता हूं। मैं गायक तो नहीं हूं मगर गुनगुना देता हूं। उसके पहले 2 शेर जो मेरी ज़िंदगी से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरी किताब जिसका नाम है समीराना गीत, जो मेरी ज़िंदगी का सार है। और मेरे ख्याल से आप तमाम लोग कहीं ना कहीं जुड़ेंगे उससे कि जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिनको समझते हैं अजनबी, उन्हीं से कोई वास्ता निकलता है। जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। तो ये आशिकी का वो गाना मैं 2 पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। थैंक यू वेरी मच। मैम, बस सेशन का एंड हम करेंगे। आपका फेवरेट गाना आप एक गुनगुना दें। गाने तो बहुत सारे हैं, मतलब हज़ारों मुझे बहुत पसंद है इनके भी। मैं मुझे भी याद आ रहा है क्योंकि हम राजेंद्र यादव जी की और मनु भंडारी जी की बात कर रहे थे। तो रजनीगंधा जो फिल्म है उसका संगीत बहुत अच्छा है। और मतलब लिरिसिस्ट की ये तारीफ़ करनी चाहिए कि देखिए कितनी नरमी से वो एक बात कहते हैं। एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये कि वो जो कहानी है एक लड़की की जो नौकरी की तलाश में उसको कहीं और जाना पड़ रहा है, और उसको ये तय करना है कि वो नौकरी चुने या जो उसका जीवन साथी उसके साथ है उसका प्रेम, दोनों के बीच में उसकी जो कश्मकश है। तो वही फिल्म है। उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसका एक स्टैंजा मैं गाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ वुमन। आप भी अप्रिशिएट करेंगी और अगर लिरिक्स पे थोड़ा गौर करें तो आप समझेंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। अधिकारी जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके संग बंधी ये भेद भी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे, महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। बहुत खूब मैम, बहुत खूबसूरत आप गाती हैं। और रंजीत, अगली बार एक सेशन निरुपमा मैम के साथ सिर्फ गानों का होना चाहिए। यशपाल जी, निरुपमा जी, समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और जश्न अदब के इस मंच पे आए, हमसे इस अहम टॉपिक पे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपने बहुत अच्छे से सेशन चलाया। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ। आलोक भाई आप आ जाइए, राणा भाई आप आ जाइए, ये इसके लिए आइए आइए आइए। तो अभी अब बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया। ये जसपाल भाई तो उससे उतारे गए हैं, वो क्या बोलते हैं, पैराशूट से। कल कह रहे थे कल आएंगे फिर। ये हमारा एक